हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने कल आप लोगों को मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें मैंने करवाया था। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है उसका, समथिंग हाफ आवर्स का है। तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी प्राइवेट क्वेश्चन में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हें मैं उसके ऊपर डिस्कस किया हूँ। उसे आप आसानी से देखकर या फिर आपके पास कम समय है तो उसे स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं उसका। ठीक है। आज हम मेजरमेंट एंड एरर्स के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे हम, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 0 से 150 वोल्ट वोल्टमीटर की शुद्धता की गारंटी पूर्ण स्केल पाठ्यांक की 1% है। इस उपयंत्र का मापा गया वोल्टेज कितना है? 83 है। तो सीमित त्रुटि लगभग होगी, ये पूछा है हमें। ठीक है। ए 0 to 115 वोल्ट वोल्टमीटर हैज ग्रांटेड एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल। तो इसका हम हल करेंगे। जैसे कि जितने हमारे पास फुल स्केल वैल्यू कितने हैं, 150 है, और परसेंटेज 1 है, और जो हमारे पास कितने वैल्यू मापा गया है, 83। इसको हम काटेंगे और जितनी परसेंटेज आएगी वो हमारे पास राइट आंसर रहेगी। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं इसमें कि हमारे पास ये है, इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे लिमिटेड एरर ये हमारे पास है। ठीक है। इसमें क्या है, 1% है, तो इसका परसेंटेज 1 का हम 1 रखा इसमें। तो 1 का गुना करने से कोई दिक्कत नहीं। इसको हम काटेंगे, इससे 150/83 करेंगे तो 1.81% होगा। 8.1% होगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करवाता हूं। In electronic measurement, when the quantity determined is the sum of two different measurement, the total possible error is the। देख, इलेक्ट्रॉनिक मापों में जब निर्धारित की गई मात्रा दो भिन्न भिन्न योग होती है तो कुल संभव त्रुटि कितनी होगी, ये पूछा हमें। ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, प्रत्येक विशिष्ट त्रुटि के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा। कैसा? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इस इंडिविजुअल एरर। ठीक है। इसका रहेगा सम एब्सोल्यूट। ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि का जो निरपेक्ष मूल्य का योग रहेगा हमारे पास। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मापों में जब निर्धारित की गई मात्रा दो भिन्न मापों का योग होती है तो कुल संभव त्रुटि प्रत्येक विशिष्ट त्रुटि के निरपेक्ष मूल्य के योग होते हैं। कैसा? निरपेक्ष मूल्य। जिस प्रकार ए निकालना है हमें, तो ए ये त्रुटि है हमारे पास, और सेकंड त्रुटि ये रहेगी हमारे पास। दो त्रुटि है, 1 और 2। ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी, इसका ए और बी इसको हम प्लस में कर लेंगे। कैसे? ए प्लस बी कर लिया। और जो एरर है हमारे पास उसको प्लस माइनस करके हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 ये हमारे पास रहेंगे। ठीक है। एरर हमारे पास तो है, टोटल एरर हमारे पास ये आ जाएगी। प्रत्येक विशिष्ट त्रुटि के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी वाला रहेगा। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इस इंडिविजुअल एरर क्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द फुल स्केल करंट ऑफ ए मीटर इज 15 माइक्रो एम्पियर, देन इट्स सेंसिटिविटी इज। एक मीटर की पूर्ण स्केल धारा यदि 50 माइक्रो एम्पियर है तो इसकी सेंसिटिविटी हमें निकालना है। तो सेंसिटिविटी निकालने का फार्मूला ये हमारे पास है। ठीक है। फार्मूला सेंसिटिविटी बराबर 1 अपन पूर्ण स्केल करंट आएगी। ठीक है। फुल स्केल करंट ये हमारे पास रहेगी। तो फुल स्केल करंट हमारे पास ये है 1/50। ये हमारे पास माइक्रो एम्पियर में है। तो इसको हम 10 की घात -6 करें, हमने निकाल लिया 10 की घात। इसको हम ऊपर ले जाएंगे जैसे, तो 10 की घात 6/50 हो जाए। अगर हमारे इसको हम लिखते हैं, ठीक है, पूरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे मैं इसमें बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, और 50, 0 से 0
और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 10 और ये बचा है 4 जीरो। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 जीरो 4, तो ये हमारे पास ओम वोल्ट है। ठीक है, ओम वोल्ट में हमारे पास ये रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनपुट संकेत में सबसे छोटा परिवर्तन क्या है जिसका किसी उपकरण से पता लगाया जा सकता है, किसी उपकरण से पता लगाया जा सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा, सी वाला। तो विभेदन, रेजुलेशन जो छोटा से छोटा रहता है, इन संकेतों के द्वारा हम इसके परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, रेजुलेशन के द्वारा इनपुट संकेत में सबसे छोटा परिवर्तन होगा, उसका पता लगाने के लिए ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, कैसा है, मापन यंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करता है, विभेदन या अंतरण रेजुलेशन कहलाता है। यह विद्युत मापयंत्र की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिकी मापयंत्र में अधिक प्रयोग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में अधिक प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफर्स वाइड्स रेंज ऑफ मेजरमेंट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा पैमाना एक उपकरण से मापन व्यापक सीमा प्रदान करता है। ये हमें देखना है, व्यापक सीमा प्रदान करता है, तो ये हमारे पास रहेगा लघुगणक पैमाना है जो करेगा। ठीक है, लोगरिथम स्केल। लघुगणक पैमाना एक उपकरण के माध्यम से माप के लिए व्यापक सीमा प्रदान करता है। यह एक ऐसा पैमाना है जो मात्रा के बजाय भौतिक मात्रा के लघुगणक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, द डेट टाइम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू। उपकरण के डेट टाइम का क्या मतलब है, उपकरण के डेट टाइम का क्या मतलब है, इसे हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेट टाइम का मतलब हम देखते हैं इसमें। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर इनपुट मात्रा में भारी परिवर्तन जिसके लिए निर्गत आउटपुट नहीं होता है, ठीक है, वो समय जब उपकरण को कुछ प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो तीसरा क्या है, सी वाला, वो समय जो मात्रा के परिवर्तन के बाद उपकरण की प्रतिक्रिया के आरंभ होने में लगता है। ठीक है, जैसे हमने सप्लाई दिया या मात्रा में कुछ चेंजेस करा, तो जो हमारा आउटपुट में जो क्या चेंजेस आ रहा है, ये हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट बिगिनिंग टू रिस्पॉन्स आफ्टर द क्वांटिटी हैज अल्टरेड। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, उपकरण के डेट टाइम का मतलब वो समय है जो मात्रा के परिवर्तन के बाद उपकरण प्रतिक्रिया आरंभ होने में लगता है। ठीक है, जैसे ये डेट टाइम है, ये हमारे पास है। जैसे हमने इस पे दिया इनपुट मेजरमेंट, और हमें थोड़ी देर बाद, इतने टाइम बाद हमें यहाँ पे मिलना शुरू हुआ है आउटपुट में, तो ये बीच में जो रहेगा उसको डेट टाइम बोलेंगे। ठीक है, डेट जोन भी बोल सकते हो। उपयंत्र के लिए आवश्यक वह समय जो मापन राशि की परिवर्तन प्रतिक्रिया के देने में लगता है, डेट टाइम कहलाता है। डेट जोन इनपुट राशि में अत्यधिक परिवर्तन से आउटपुट जब परिवर्तित ना हो, तो इस क्षेत्र को डेड जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, डेड जोन कहा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है। मापन प्रणाली का कार्य, द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम इज। ठीक है, मापन प्रणाली का कार्य हमें देखना है। तो ये इसका कार्य रहेगा इंडिकेटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना और कंट्रोलिंग फंक्शन रहता है इसमें। ठीक है, ये तीनों काम रहते हैं। इंडिकेटिंग जो मतलब सूचन में काम करते हैं, जैसे एमीटर वोल्टमीटर हो गया, ये केवल इंडिकेट करने के लिए। रिकॉर्डिंग हो गया, हमारे पास जो रिकॉर्ड करने वाले जितने भी रहेंगे, या फिर वो किसी कागज के ऊपर रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, पैराग्राफ के ऊपर, या अलग अलग रूप में रखेंगे, उसको रिकॉर्डिंग कहेंगे हम। और कंट्रोलिंग वो है जो कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे मापन प्रणाली का कार्य संकेत करना,
संकेतन मतलब इंडिकेटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, नियंत्रण करना। उपयंत्र में वह प्रणाली जो विक्षेप को नियंत्रित करती, मतलब डिफ्लेक्शन टार का रहता है उसके ऑपोजिट में हमारा कंट्रोलिंग टार का रहता है, वो हमारा कंट्रोलिंग करना, ठीक है। नियंत्रण प्रणाली कहलाती है वे प्रणाली जो मापी जाने वाली विद्युत राशि का मान उसी समय किसी सूचक की सहायता से असांकित स्केल पर सूचित कर देते हैं, सूचक प्रणाली कहलाते हैं। वे प्रणाली जो निश्चित समय के लिए विद्युत राशि का मान एक ग्राफ कागज पर अंकित करते रहते हैं। अभिलेखी प्रणाली रिकॉर्डिंग सिस्टम कहलाता है ये, ठीक है। क्या कहलाएगा? रिकॉर्डिंग सिस्टम कहलाता है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं आप, एक 60 एम्पियर 220 वोल्ट ऊर्जा मीटर पूर्ण लोड पर 35 सेकंड में 51 चक्कर लगाता है। तो प्रतिशत त्रुटि की गणना करें यदि नियतांक कितना है, 420 चक्र पर किलोवाट आवर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल दिया है, इसका हमें निकालना है। जैसे कि 16 एम्पियर है, 220 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक 51 रेवोल्यूशन इन 35 सेकेंड ऑन फुल लोड टेस्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन परसेंटेज में, ठीक है। इन इफ मीटर कांस्टेंट इज रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है। रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। हम इसका पहले क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। तो ट्रू एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P गुणित T होता है, ठीक है। पावर हमारे पास क्या रहेगा, पावर निकालने के लिए P बराबर VI रहेगा। वोल्टेज एंड हमारे पास करंट ये दी है, ठीक है। वोल्टेज और करंट दी है और टाइम हमारे पास दिया है 35 सेकेंड, ठीक है। तो एनर्जी निकल आएगी हमारी, सबसे पहले एनर्जी इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। एनर्जी वोल्टेज हमने रखा 120 रखा और 60 एम्पियर करंट रखा और टाइम हमारे पास है, टाइम हमारे पास कितने हैं, टाइम 35 है और पावर फैक्टर हमने एक माना, ठीक है। अगर पावर फैक्टर हमारे पास दिया नहीं तो एक मान लेंगे हम, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक है। आपस में गुना करने पे ये आ जाएगी। जब हमारे पास हो जाएगा 46 और 2000 बटे में हम क्या करेंगे, इतने रेवोल्यूशन हो रहे, जितने पावर है तो इतने पावर में कितना रेवोल्यूशन पर एक यूनिट होगी। तो ये हमारे पास कितनी है, हमारे पास देखो, पहले तो हम इसको निकाल लेते 3600 गुणित 10 की घात 3, ठीक है। ये हम निकाल लिए, इतनी एनर्जी है हमारे पास ये। तो हमारे पास जूल में आ गया, इसको जूल को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, किलोवाट आवर में आ गया। किलोवाट आवर में हमारे पास आया, उसके बाद हम क्या करें, रेवोल्यूशन निकालना। तो रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बटे के, ठीक है। रेवोल्यूशन हमारे पास कितने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये हमारे पास आ गया है 51 आ रहे हैं। और हमारे पास जो कांस्टेंट रेवोल्यूशन है उसको हमने रखा तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें एरर निकालेंगे दोनों के बीच में। तो ट्रू और जो रेवोल्यूशन है उसके बीच में, तो हमारे पास ये आ रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रहेगा। इनको और इस दोनों को रख के हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आया हमारे पास आया है -5.4 आया है हमारे पास, ठीक है। कितना, -5.4 हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे पास रहेगा राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन उपकरण में सिस्टमेटिक त्रुटि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक त्रुटि के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, ठीक है। सिस्टमेंट एरर आता है, सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट त्रुटियां आता है। इस त्रुटि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रदोषी वातावरण रहेगा, प्रक्षेप की व्यक्तिगत आदतें जैसे दोषपूर्ण अंशांकन आदि होता है। इन त्रुटियों का वैधानिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। इसे
व्यवस्थित त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि भी कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यवस्थित त्रुटि या क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय। अल्टरनेटिंग करंट किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट अलग अलग इसके द्वारा एसी एंड डीसी दोनों मेजर किया जाता है। मूविंग आयरन में, परमानेंट मैग्नेट एमीटर में ओनली डीसी करंट हम मेजर करेंगे, इंडक्शन में केवल एसी हम मेजर करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में भी एसी एंड डीसी दोनों हम। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ए वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, कौन सा है? ए वाला। प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य इंडक्शन टाइप के एमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि इंडक्शन टाइप का एमीटर प्रत्यावर्ती धारा के इंडक्शन सिद्धांत पर ही काम करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस वैल्यू को ही हमेशा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन बी रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा मेजर की जाती है? फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी करने के लिए हम कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को हेड्रोडिक आवृत्ति का, ठीक है, हेड्रोडॉक्सी फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करेंगे हम। ठीक है, और अलग अलग जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, हेड्रोसिक आवृत्ति, विंड ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजर करने में के लिए उपयोग करते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देख लो। इसमें क्या है? दो प्रतिरोध है, R1 ये हमारे पास है एंड R2 ये हमारे पास समांतर में जुड़े हैं। समतुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम त्रुटि को मेजर कर रहे थे, जैसे ए वाला रेजिस्टेंस तो ये है और बी वाला ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। पहले प्लस माइनस क्या करना रहता है? प्लस प्लस करते तो हमारे पास क्या होता है, और हम मल्टीपल करते तो क्या रहता है, उसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे। जैसे ये R1 है, ये हमारे पास R2 है। ठीक है, और पैरेलल में क्या करते हैं? इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, R1 गुणित R2 ऊपर करेंगे और R1 इसमें प्लस कर लेंगे। इसके द्वारा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन फिर हमें इक्विवेलेंट एरर निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट एरर। तो एरर निकालने के लिए हम अलग अलग करेंगे। R1 आर इक्विवेलेंट का हम प्लस माइनस करेंगे। वन जो त्रुटि है प्लस टू कर लिया हमने। ठीक है, जो हमारे पास क्या है अलग है, कौन कौन सी त्रुटि है? यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया। और वैसे तो हम इसके द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों का क्या है? पैरेलल में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक ये है और पैरेलल में एक ये है। इन दोनों को हमने पैरेलल में ऐड किया और यहाँ पर सप्लाई दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था अलग अलग, देखो। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें अलग अलग में हमारे पास क्या है। ये एक तो हमारे पास 50 का है और ये हमारे पास 50 का है। ठीक है, 50 50 तो ये सेम रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा, सॉरी ये मैंने गलत। ये हमारे पास 25 आएगा। 25 इसमें से कौन सा आता है ये हमें देखना है, क्योंकि तीन है हमारे पास, एक ये है ये। तो हमें एरर निकालना कंपलसरी रहेगा। एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस सूत्र का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा एरर निकालने के लिए? देखो, वन एंड टू, तो दोनों को हमने प्लस कर लिया, दोनों प्लस हो गए। उसके बाद हमने क्या करा? रेजिस्टेंस जो हमारा फर्स्ट निकालने के लिए R1 करते हम, और इसका पर क्या है एरर है वो, और दोनों को ऐड कर लेंगे। R2 करेंगे, सेकेंड एरर हम इसको भी करें। तो ऐसा करने से, इसको काटने से हमारे पास आएगा 0.5, और इसको भी हम पूरा हल करने पर 1% आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा हमारे पास? 4.5 आ रहा हमारे पास। तो ये आप ध्यान रखना, इसको निकालने का ये फार्मूला याद रखोगे तो आपको आसानी से इजिली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अज्ञात राशि का वास्तविक या सटीक मान तथा मापे गए मान में अंतर होता है। मापे गए मान में अंतर होता है, तो ये हमें देखना, हमें किस में रहता है ये अंतर, इसको हमें फाइंड आउट करना रहेगा।
एब्सोल्यूट एरर किसी अज्ञात राशि का वास्तविक या सटीक मान तथा मापे गए मान में अंतर होता है। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर हमारा फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि निकालने गए मापे गए मान रहेगा, मापन मेजरमेंट रहेगा, और वास्तविक ट्रू रहेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं हम। देखो, ग्रोस त्रुटि, ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक त्रुटि का ध्यान रखने के बाद भी जो त्रुटि आती है कहलाती, क्या कहलाएगी उसे हम देखना है। तो उसे रेंडम एरर कहते हैं। क्या कहेंगे? रेंडम एरर। अप्रत्यक्ष के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न होने के कोई कारण होते हैं, इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। इसका पूर्ण अनुमान लगाना भी कठिन रहेगा। इन त्रुटियों को संयोगिक त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि, एक्सीडेंटल एरर या इनडायरेक्ट एरर आदि नामों से भी जाना जाता है। इन त्रुटियों की सबसे अधिक विशेषता यह है कि ये परस्पर कैंसल भी हो जाते हैं। कैसे? इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर आर डायनेमिक एरर? डायनेमिक एरर कौन सा है ये हमें देखना है। तो डायनेमिक एरर हमारे पास कौन सा है? उपकरण के स्लो रिस्पॉन्स के कारण घटित उत्पन्न होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर, केस कोसेस कोस्ट ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस कारण से ये हमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वे त्रुटियां जो उत्पन्न उपयंत्र में संयोग उपरांत विकसित हो जाती है, उपयंत्र त्रुटि कहलाती है। इन त्रुटियों का प्रमुख कारण कमानी स्प्रिंग का विकृत होना, चलायन अंग का घिस जाना, किसी अंग का टूट जाना, अंग पर गंदी गंदगी जम जाना, उपयंत्र का अधिभारित होना, ओवरलोडिंग इत्यादि। उपरोक्त उपकरण कारणों से होने वाली त्रुटि को दूर करके उपयंत्र को पूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का द्वितीय वोल्टेज कितना है हमारे पास? निर्धारित करेंगे जब प्रणाली में वोल्टेज का मान इतना है, 11,000 वोल्ट है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के टर्न का अनुपात 102, और ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि 3% है। ठीक है, तो ये हमें देखना है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, त्रुटि हमारे पास कितने हैं? 3% एंड टर्न रेशियो 102 है, और सिस्टम वोल्टेज कितना है? 11,000 वोल्ट है हमारे पास। अब हम उसको देखेंगे प्राथमिक वोल्टेज। ये प्राथमिक वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे पास कितना है प्राथमिक वोल्टेज? 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्टेज माइनस 11,000 गुणित एरर कितना है हमारे पास? एरर 3%। 3% से इसको हम जीरो से जीरो काट लेंगे तो ये हमारे पास 3 से गुना इतना हो जाएगा। ठीक है, इतनी है हमारे पास। तो हमारे पास मान के चल रहा ट्रू वैल्यू ये इतनी रहेगी, 10,670 के आसपास उत्पन्न वोल्टेज इतना रहेगा, अगर एरर हमारे पास इतनी है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप इतने हमारे पास है ये, तो कितना आ रहा है उसमें V1 बटे V2 कितना है हमारे पास? 102 रेशियो है हमारे पास। 102 ये रेशियो हमारे पास। और V1 कितना है हमारे पास? ये V1 हो जाएगा हमारे पास। V1 कितना है? ये है। तो हमारे पास V2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से हमने निकाला? इसके द्वारा। सिस्टम वोल्टेज इतना है हमारे पास, और एरर हमारे पास, जो वोल्टेज का एरर हमने हटा दिया, 330 जो वोल्ट आ रहा है एरर का, वो 330 वोल्ट हमारे पास एरर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करें। जो प्रणाली वोल्टेज ये इतना है हमारे पास, प्रणाली वोल्टेज कितना है हमारे पास? 6,600 वोल्ट। टर्न अनुपात
टर्न अनुपात है हमारे पास 107 और ट्रांसफार्मर की प्रतिशत त्रुटि ये हमारे पास है। ठीक है, इसमें भी ये हमें निकालना है। देख सकते हैं हम सेम टू सेम कि सिस्टम वोल्टेज इतना है हमारे पास और 7% त्रुटि है। त्रुटि हम निकालेंगे पहले। सबसे पहले क्या करो, कुछ मत करो, इसके त्रुटि निकाल लो। 6600 है तो इसमें 7/100 कर दिया, दो जीरो से दो जीरो कटे और 66 गुणित 7 का गुना करेंगे हम, तो ये हमारे पास कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 462 आ जाएगी। ठीक है, 462 आ जाएगी। तो 462 हम किस में से माइनस कर रहे हैं, ये 6600 में से 462 को माइनस करा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6138 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास V1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम इससे निकाल सकेंगे। ठीक, कैसे निकाला हमने, इसका हमारे पास क्या है रेशियो, तो ये हमारे पास है 107 है। ठीक है, V1/V2 हमने करा। ठीक है, बराबर में हमने क्या रखा कि जो हमारे पास क्या है 107 है। ठीक है, इसको हम इससे लिख सकते हैं V1/1000, सॉरी 107/V2 कर लिए। ठीक है, V1 का मान हमने रखा 6138/107 बराबर V2, ये काटेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आना चाहिए 75, सॉरी 57.36 आ जाएगा हमारे पास ये वोल्टेज में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 11,000 वोल्ट के प्रणाली वोल्टेज के साथ एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि को निर्धारित करें जब 104 का मोड अनुपात होने पर, और द्वितीय वोल्टेज ये हमारे पास है। ठीक है, कौन सा है, द्वितीय वोल्टेज, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, डेरिवेशन में ही बता दूंगा। एक्चुअल रेशियो हमारे पास ये रहेगा, कितना है 11,000/98। ठीक है, तो रेशियो हमने निकाल लिया इसके द्वारा। अब हमें एरर निकालना है, तो नॉर्मल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो बटे एक्चुअल रेशियो करेंगे। एक नॉर्मल रेशियो कितना है हमारे पास 104 है, और नॉर्मल रेशियो ये हमारे पास आया कितना है, ये वाला रहेगा 112, और एक्चुअल रेशियो हम बटे में भी रखेंगे और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास -7.35 हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया है 11,000 वोल्ट प्रणाली वोल्टेज और 100 टन के अनुपात के साथ एक विभव ट्रांसफार्मर की वोल्टेज प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर मापी गई द्वितीय वोल्टेज इतनी हमारे पास है। ठीक है, तो यह भी हमारे पास एक्चुअल रेशियो और इसके द्वारा वोल्टेज एरर निकालना है हमें। ठीक है, एक्चुअल जो नॉर्मल कितना है, ये हमारे पास 100 है। ठीक है, कितना है नॉर्मल में हमारे पास 100 रहेगा। वोल्टेज प्रणाली वोल्टेज 100 टन अनुपात के साथ है और विभव ट्रांसफार्मर ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 11,000 बटे में क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 105 है। इसको हम काट लेंगे या फिर इसके द्वारा में हम डायरेक्ट इससे सूत्र में हम इसको रख के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसका कैलकुलेशन आप करना रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वितीय वोल्टेज में क्या होगी यदि प्रणाली वोल्टेज का मान 11,000 वोल्ट है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात कितना है, टर्न अनुपात है ये 108 है, और ट्रांसफार्मर प्रतिशत वोल्टेज कितना है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे, इसका भी हम कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला है सिस्टम वोल्टेज हमारे पास कितना है, ये वाला है, और वोल्टेज एरर 5% है जो कि हम नंबर में निकालेंगे इसमें, और टर्नर रेशियो हमारे पास कितना है 108 है, सेकेंडरी वोल्टेज हमें देखना है। ठीक है, तो वोल्टेज एरर सिस्टम वोल्टेज माइनस के सेकेंडरी वोल्टेज बटे सिस्टम वोल्टेज। तो हम एरर निकालने का ये फार्मूला आप याद रखना, इसके द्वारा आप निकाल लोगे। सिस्टम वोल्टेज हमारे पास 11 है और वोल्टेज एरर हमारे पास रखा ये 0.05, और हमारे पास ये रहेगा सिस्टम वोल्टेज। तो इसको मान रख के हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका ले जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। 6600 वोल्ट के प्रणाली वोल्टेज और 50 मोड अनुपात वाले वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि क्या होगी यदि मापा हुआ द्वितीय वोल्टेज इतना है हमारे पास। ठीक है, इतना तो हमारे पास देखना है हमें। नॉर्मल रेशियो हमारे पास कितना है, 15 है। ठीक है, प्रणाली में वोल्टेज मोड अनुपात टर्न रेशियो ही है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्चुअल रेशियो को हम निकालने के लिए हम क्या करें, जो हमारे पास वोल्टेज दिया है 6600 बटे यह है। ठीक है, इसको जीरो से जीरो काट लेंगे और ये हमारे पास इसका भी हम निकाल लेंगे या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम वोल्टेज एरर निकालेंगे, नॉर्मल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो बटे में एक्चुअल रेशियो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आएगा, इसको अब सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसको हम काटते हैं, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 15.76 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, इसके बाद हम ये कर लेंगे। ठीक, उस उपकरण की परिमाण सीमा की गणना करें जिसे 20 बार और 200 बार के बीच अंशांकित किया गया है, जिसे दबाव के माप के लिए उपयोग किया जाता है, दबाव के माप के लिए उपयोग किया जाता है। तो 180 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा आ रहा है, 20 बार और 200 बार के बीच आंशिक उपकरण की परिसीमा जिसे दबाव के माप के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये 180 बार रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखने लायक है, जिसको हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सटीक प्रजनन में से अभिप्राय है कि यंत्र में परफेक्ट reproducibility means the instrument has, तो ये क्या इसका मेन क्या रहा है, शून्य ड्रिफ्ट है। ठीक है, क्या रहेगा अभिप्राय सटीक प्रजनन के लिए, क्या है, एक ही राशि के मापन बार बार करने पर मापित मानों की समरूपता समरूपता को पूर्ण उत्प, उत्पादन क्षमता कहलाता है। इसे ही शून्य ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट एक ही राशि के बार बार मापन में मापित मानों की निकटता को ड्रिफ्ट कहा जाता है, परंतु यदि मापित मान परस्पर समरूप हो तो उसे ही शून्य ड्रिफ्ट कहेंगे हम। ठीक है, और सिस्टमेटिक एरर इन बॉन्डन ट्यूब प्रेशर गैस में भी, तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गैस में सिस्टमेटिक त्रुटि खालिस्तान के कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकती है, तो ये हमें देखना है किस कारण से ये हो सकती है सिस्टमेटिक एरर। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गैस सिस्टमेटिक त्रुटि पॉइंटर में गलत शून्य सेटिंग के कारण हो सकते हैं। ठीक है, किसके कारण से, इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ द पॉइंटर, इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ पॉइंटर। सिस्टमेटिक एरर वे त्रुटियां जो मापन प्रणाली के गलत उपयोग, वहां क्षेत्र का प्रभाव, उपयंत्र में व्यवहारिक कमी के कारण उत्पन्न होती है। इन त्रुटियों का निवारण का पूर्व अनुमान लगाकर या व्यवहारिक विश्लेषण से इन्हें दूर किया जा सकता है। ये त्रुटियां अनियमित रूप से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये त्रुटियां कौन कौन सी है, निम्न प्रकार की त्रुटियां रहती है, इंस्ट्रूमेंट एरर रहेगा, इन्वायरमेंटल एरर रहेगा, और ऑब्जर्वेशनल एरर रहेगा, कैलिब्रेशन एरर रहेगा, और ह्यूमन एरर, और एक्सपेरिमेंटल एरर रहेगा, इसमें प्रयोगात्मक त्रुटि रहेगी, और एरर ऑफ टेक्निक के कारण रहेगा। ठीक है, तो इन सारे त्रुटियों को के कारण सिस्टमेटिक एरर हो सकता है हमारा। ठीक है, इन त्रुटियों का नाम भी याद रखें ताकि अलग अलग पूछ सकता है ये भी। ठीक है, खुली परिस्थितियों में सतह तापमान का मापन, जहां वायुमंडलीय परिवर्तन तापमान को प्रभावित कर सकता है, उससे खालिस्तान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हमें देखना है, तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन
exposed saturation where atmosphere variation can interfere with temperature measurement gives rise to। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इंटरफेरेंस एरर के कारण रहेगा। ठीक है, खुली मतलब एक्सपोज्ड परिस्थिति में सतह तापमान का मापन जहां वायुमंडलीय परिवर्तन तापमान को प्रभावित कर सकता है, उससे व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ओवर वायर strain gauge fuel strain gauge have the advantage of। तार विकृति गेज की अपेक्षा पर्णी विकृति ऑयल स्ट्रेन गेज के क्या लाभ है। तो ये हमें देखना है, इसका लाभ देखना है हमें। ठीक है, इन में से तो इसका लाभ हम देखते हैं कि ये हमारे पास रहेगा कि फॉयल गेज बंधे हुए धातु तार को केवल विस्तार है। ठीक है, केवल क्या है, विस्तार है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा सभी इसमें आ जाएगा। ठीक है, किसके कारण, इन सभी के कारण ये हमारे पास रहेगा। यह विद्युत अचालक का पता पतला परत तथा रेजिन का बना होता है। वायर गेज की तुलना में पर्णी फॉइल्स प्रकार के गेज में उष्मा मतलब हीट अवयव क्षमता होती है। एक ही मात्रा के लिए अपने अधिक से अधिक सतह क्षेत्र के तनाव गेज के कारण वे उच्च तापमान रेंज तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर्णी तनाव गेज फ्यूल के संवेदन तत्वों को कम पतले चादर से बनाया जाता है। कैसे, पतले चादर से बनाया जाता है। त्रुटि सूचकांक को कहा जाता है, एरर डिटेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, सूचकांक, त्रुटि के सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कंपरेटर। ठीक है, कंपरेटर कहा जाता है। त्रुटि सूचकांकों को कंपरेटर कहा जाता है। कंपरेटर एक कंपरेटर परिपथ में दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करता है। दो राशियों के बीच में क्या करेगा, तुलना करेगा, और आउटपुट 0 या 1 इंगित करता है। कंपरेटर का उपयोग से आईसी को क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन वैकल्पिक रूप से ओपेम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वैकल्पिक रूप से ओपेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वाट मीटर है जिसका वाट कितना है, 25.34 वाट पड़ता है और निरपेक्ष त्रुटि है 0.11 वाट। पावर का सही माप निकालना है हमें। ठीक है, ए वाट मीटर रीड्स 25.34 watt। The absolute error in measurement is 0.11 watt। What is the true value of power। इसमें ट्रू वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इतनी एरर रहती है तो हमें ट्रू वैल्यू निकालना है। जैसे कि हमारे पास फार्मूला रहेगा, ये हमारे पास एरर है और मेजरिंग वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू रहेगा इसका। ठीक है, तो एरर कितना आ रहा है, माइनस के 0.11 आ रहा है और मेजरिंग वैल्यू 25.34 हमारे पास आ रहा है, और इसको हम माइनस करा ट्रू वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, इधर आए तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू बराबर 25.34 प्लस 0.11। तो इसको हम 1 को ऐड कर लेंगे इसमें, तो 4.25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा 5.45 राइट आंसर हमें हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसको देखो, क्वेश्चन को बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा गया है असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है जेई लेवल पे पूछा जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्या है, ए 0 to 100 वोल्ट वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी of 1% at full scale reading। What will be the error if it read। तो ये हमारे पास क्या है, एक 0 से 100 वोल्ट वोल्टमीटर की
फुल स्केल रीडिंग लेते समय 1% की विशुद्धता प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास 15 वोल्ट की रीडिंग को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिशत एरर हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास एरर एट रीडिंग वैल्यू, तो हमारे पास रहेगा एरर परसेंटेज में और फुल स्केल वैल्यू बटे में रीडिंग वैल्यू। तो ये हमारे पास कितना है देखो, इसमें हमने मान रखा एरर कितना है 1% हमारे पास कितना है देखो, इसमें कितना 1% है एरर हमारे पास, और फुल स्केल वैल्यू कितनी है 100 है, और मेजरिंग वैल्यू कितनी है और 15 है। तो 0 से 0 कटेगा और 10 से हम 5 से काटा इसको तो 2% आएगा। ठीक है, कितनी है एरर परसेंटेज, एरर एट रीडिंग वैल्यू 2% आएगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ आउटपुट चेंज फॉर ए गिवन मेजरिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू अस। किसी दिए हुए मापन तंत्र के निर्गत परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं निर्गत परिवर्तन के अनुपात। ठीक है, आउटपुट चेंज फॉर गिवन मेजरिंग सिस्टम रिफर्ड टू, तो इसमें क्या कहेंगे सेंसिटिविटी और स्थिरता या लिनियरिटी या फिर फिडेलिटी, इसको क्या कहेंगे मापन परिवर्तन के किसमें रेशियो आउटपुट चेंज इन गिवन मेजरिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा कि ये परिवर्तन को सेंसिटिविटी कहेंगे। ठीक है, मापन तंत्र में आउटपुट परिवर्तन के अनुपात को संवेदनशीलता कहते हैं, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट संवेदनशील होना चाहिए। जैसे ही आउटपुट रेशियो में परिवर्तन होगा तो उसे सेंस कर लेना होगा। ठीक है, कैसा करना होगा, उसको सेंस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग constitutes constitutes the most important specification of an instrument। निम्न में से क्या एक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, तो ये है रेंज। रेंज किस रेंज का वो मेजर कर सकता है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक विशेषता होनी चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन यह होनी चाहिए कि उसका रेंज क्या है, क्योंकि जो हमें मेजर करना है उसकी सीमा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है, यह परिसीमा में निहित है। किसमें है, परिसीमा में ये निहित रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 0 to 30 100 सॉरी 300 वोल्ट voltmeter has granted accuracy of 1% full scale reading. The voltage measured by the instrument is 83 volt. The percentage limiting error is, limiting error हमें निकालना है, और ये मैंने आपको पिछले में भी बताया। जैसे हम लिमिटिंग एरर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, फुल स्केल स्केल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं गुणित ग्राउंडेड एक्यूरेसी देख रहे हैं हम, बटे में वोल्टेज मेजरिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारे पास कितना है, हमारे पास 300 वोल्ट, एंड हमारे पास जो क्या शुद्धता सुनिश्चित क्या है परिसीमन, इसके हमारे पास ये है। तो ये 1% है और मेजरिंग वैल्यू ये हमारे पास, इसको हम परसेंटेज में हम काट रहे हैं इसको, तो हमारे पास 3.62% आ जाएगा। ठीक है, 3.62 हमारे पास परसेंटेज आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 300 वोल्ट वोल्टमीटर की परिशुद्धता पूर्ण स्केल विक्षेपण का ±2% है, जब वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना रीड कर रहा है, ये रीडिंग वैल्यू है 222 वोल्ट का वास्तविक वोल्टेज हमें निकालना है। इसका वास्तविक वोल्टेज क्या रहेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं एक बार और इंग्लिश में रीड करता हूं इसको। ए 300 वोल्ट वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ±2% of full scale deflection when the reading is 222 volt, the actual voltage, तो एक्चुअल वोल्टेज हमें देखना है, इसमें एक्चुअल वोल्टेज निकालना है। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था, उसमें हमने रखा जो भी फुल स्केल वैल्यू है 300 एंड परसेंटेज एरर कितना है इतना है, और मेजरिंग वैल्यू 222 है। इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास 2.7% आ रहा है ये।
ठीक है, 2.7% आ रहा। ठीक है, अब हमें मेजरिंग वैल्यू निकालना है। मेजरिंग वैल्यू कितना है इसका, हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 222 गुणित 2.7 बटे क्या कर लेंगे, परसेंटेज को हटा के ये शो करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो, ये हमारे पास आ जाएगा कि 5.9 या 6, मतलब 9 के पास में है तो 6 वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है इसमें। जैसे कि ये हमारे पास कितना था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 222 है, उसमें से प्लस माइनस कितना होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसमें से 6 वोल्टेज हम प्लस करते तो कितना हो जाएगा, माइनस पहले करते तो माइनस में हो जाएगा कि ये 216 टू 6 इसमें ऐड कर लेंगे तो 228 ये रहेगा। इतना हो सकता है ये प्लस माइनस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है। जैसे 0 से 200 वोल्ट वोल्टमीटर की पूर्ण स्केल परिशुद्धता कितनी है, 0.75%। यदि 100 वोल्ट मापता है तो त्रुटि हमें निकालना है। ठीक है, एक्यूरेसी हमारे पास कितनी है, परसेंटेज में 0.7 ये है, और फुल स्केल ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, और मेजरिंग वैल्यू कितनी है हमने इसमें मान रखा, और इजीली हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहराने और पूर्ण उत्पादन की क्षमता से संबंधित है। तो क्या है दोहराने और पूर्ण उत्पादन क्षमता से संबंधित, तो इसे भी हम देखना है। देखिए इसका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरण की यथार्थ, मतलब प्रेसिस प्रेसिजन। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। दोहराने और पूर्ण उत्पादन की क्षमता उपकरण की यथार्थता से संबंधित है। एक एक्यूरेसी मापित मान की सत्यापन से नजदीकी को दर्शाता है। किसको, नजदीकी को दर्शाता है ये। किसको दर्शाएंगे, नजदीकी को, नजदीकी को दर्शाएंगे ये। ठीक है, जैसे कि हम एक्यूरेसी का सत्यापन मान, जैसे एक बार मेजर करा तो ये बताया, इसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये 4 बार। तो एक्यूरेट हमारे पास क्या है इसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये है जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। 0 से 300 वोल्ट वोल्टमीटर की वोल्टमीटर है। ठीक है, अब इसमें त्रुटि कितनी, 2% पूर्ण स्केल पर ये विक्षेपण हो रहा है। ठीक है, पर खालिस्तान है। यदि सत्य वोल्टेज का मान कितना है, सत्य वोल्टेज का मान 30 वोल्ट है, तो पाठ्यांक का रेंज हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रुटि भी है, इसमें हमें निकाल लेंगे। सबसे पहले रिलेटिव एमिटिंग एरर हमने निकाला इससे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो एरर हमारे पास कितना आ रहा है, 20%। अब यदि मापित मान हमारे पास 30 वोल्ट है तो इसका 20% एरर हो रहा है। तो मतलब 20%, 30 का हमने क्या करा, 30 गुणित 20/100 कर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और ये हमारे पास 3 दूनी 6, यानी कि 6 वोल्ट हमारे पास प्लस माइनस हो सकता है ये। ठीक है, तो 30 में से हम अगर करते हैं, 30 में से हम -6 करेंगे तो ये 24 आएगा, और 30 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज रहेगी 24 टू 36 के बीच में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण की संवेदनशीलता कितनी है, 100 ओम पर वोल्ट है। सॉरी, एक 1000 है ना। एक 100 वोल्ट स्केल में उपकरण की आंतरिक प्रतिरोध होगी, कितनी होगी, ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास देखो, ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना है, एस वी इंटू वी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एस वी इज इक्वल टू में 100 ओम पर वोल्ट है। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज देखो, वोल्टेज V बराबर 100 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो हमारे पास दोनों में क्या कर रहे हैं, हम निकालने के लिए गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिरोधक वायर स्ट्रेन गेज का गैस फैक्टर खालिस्तान का मापक है। तो गैस फैक्टर हमें देखना है, तो गैस की संवेदनशीलता का मापक है, किसका, सेंसिटिविटी ऑफ द गैस।
द गेज फैक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज इज ए मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ गेज। ठीक है, किसका है ये? प्रतिरोधक वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर गेज की संवेदनशीलता का मापक है। यह स्ट्रेन गेज पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। अच्छे परिमाण हेतु स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए। कैसा? प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसकी एक्यूरेसी फुल स्केल रीडिंग पर 1% है। यदि इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया विभव 75 वोल्ट हो तो लिमिटिंग एरर हमें निकालना है। तो लिमिटिंग एरर निकालने के लिए ये इसी फार्मूले का हम यूज करा। फुल स्केल जो स्केल एरर है 1% एंड फुल स्केल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 115 है, और बटे में हमने क्या करा? 75 कर लिया। ठीक है, जो मेजर वैल्यू है वो। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारे पास 2% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रीडिंग हैज ए वाइड रेंज एंड द देयरफॉर इट हैज। तो ये पाठ्यांक के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, अतः यह उपकरण खालिस्तान का है। तो ये हमें देखना है किसका है? तो ये है निम्न शुद्धता का रहेगा। ठीक है, किसका? जैसे अगर पाठ्यांक का परिणाम अधिक है, अतः कितना रहेगा इसका? तो पाठ्यांक के समूह के पाठ्यांक के परिणाम परिमाण में अधिक रेंज है, अतः यह उपकरण निम्न यथार्थता का होता है। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता को यथार्थता कहते हैं। क्या कहेंगे इसमें? यथार्थता कहेंगे हम। नेक्स्ट है, इन ए मेजरमेंट system which of the following static characteristic are desirable। एक माप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन स्थैतिक विशेषता वांछित है? तो ये हमारे पास रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कैसा? यथार्थता और सेंसिटिविटी और पूर्ण उत्पादन होना चाहिए, ये हमारे पास रहना चाहिए। एक माप प्रणाली में यथार्थता, संवेदनशीलता, पूर्ण उत्पादन, स्थैतिक विशेषता वांछित है। ठीक है, ये और यथार्थ यह वास्तविक मान, इसके डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। यथार्थ मतलब वास्तविक मान से मापित मान की समीपता, मतलब इसके निकट रहना चाहिए। जो वास्तविक मेजरमेंट है, जैसे कोई मेजरिंग है 100 ट्रू वैल्यू है, तो मेजरिंग वैल्यू 99 आ रहा, 95 आ रहा, तो अगर हमारे पास 99 आएगा तो उसकी यथार्थ मतलब सेंसिटिविटी कैसी? अच्छी है। ठीक है, रहेगी। अब इसके अंतर में जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा खराब रहेगी वो। संवेदनशीलता किसी मापयंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से मापयंत्र के डायल पर जो विक्षेप प्राप्त होता है वह उस मापयंत्र की संवेदनशीलता होती है। कैसी? उस मापयंत्र की संवेदनशीलता। पूर्ण उत्पादन मापयंत्र द्वारा किसी एक राशि के मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। पुनरावृत्ति योग्यता हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक क्या है? 100 मिली एम्पियर मीटर की परिशुद्धता इतनी है हमारे पास। ठीक है, मीटर में इतना मेजर करें तो हम, वहां वोल्टेज था और यहाँ पे करंट है, कुछ भी डिफरेंस है कुछ नहीं। लिमिटिंग एरर हमें निकालना है, तो हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू रखा हमने और मेजर वैल्यू रखा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डस सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। निम्न में से किस प्रकार का यंत्र चुंबकीय हिस्टेरिसिस के कारण त्रुटि करने लगता है? ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है? तो ये हमारे पास मूविंग आयरन है। मूविंग लोह चालक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट चुंबकीय हिस्टेरिसिस के कारण त्रुटि करता है। ठीक है, और इंडक्शन में नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसको ध्यान रखना, इनके नाम भी याद रखना कि किसमें नहीं है। हिस्टेरिसिस एरर, इनके एरर अलग अलग आप याद रखें। उत्पन्न वोल्टेज में तीन प्रकार R1, R2 एंड R3 पर एक समान रूप से निर्भर करता है, और इसका मान V इज इक्वल टू में क्या रहेगा? ये हमारे पास है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध की सहनशीलता 0.1% है तो वोल्टेज में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? ये हमें निकालना है। कैसे निकालना है? इसकी अधिकतम एरर हमें निकालना है।
तो देखो अधिकतम एरर हम कैसे निकालेंगे, सभी में क्या है 0.1 0.1 0.1 है, तो तीनों में हमने इसको ऐड करा था, अधिकतम एरर इतनी रहेगी हमारे, वोल्टेज में अधिकतम त्रुटि इतनी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिस्पॉन्स द सिस्टमेटिक एरर, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा एक सही ढंग से व्यवस्थित त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें से कौन सा है जो व्यवस्थित त्रुटि, तो वे त्रुटि उपकरण के विवरण से गणना की जा सकती है। These error can be calculated from the details of the instrument। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा ए वाला, वे त्रुटि उपकरण के विवरण से गणना की जा सकती है। किसी भी प्रकार का एरर हो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है कि उस पर किस प्रकार का एरर है। अब स्विम्प रेजिस्टेंस एंड कंडेंसर आर यूज्ड, स्विम्प प्रतिरोध और संधारित्र का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, तो ये हमें देखना है उपयोग होता है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, द रिड्यूस द एरर while measuring DC quantities in moving iron instrument। नेक्स्ट क्या है, द रिड्यूस द एरर while मेजरिंग एसी क्वांटिटी इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एसी क्वांटिटी में, और उसमें क्या है, नेक्स्ट देखो तो हमारे पास बी वाला एसी में, ये बोला था डीसी में, तो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ये हमारे पास एरर नहीं होगा। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द्वारा एसी मापन पर मुख्य रूप से एरर फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी का कारण तो डीसी में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से कुंडली का इम्पीडेंस चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी वृद्धि के कारण वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बताता है, क्योंकि प्रतिबाधा बढ़ जाता है। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए स्वयं पर रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में उसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कमान संधारित्र लगाया जाता है समांतर, स्वयं पर रेजिस्टेंस के समांतर में कंडेंसर को हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर रन्स स्लोली इवन if power is not used, this error is called, शक्ति मापी प्रणाली शक्ति मापी उपयोग ना करने पर भी धीरे धीरे चलता है, ये त्रुटि कहलाते, तो ये त्रुटि क्या कहलाएगी हमारे क्रिपिंग। शक्ति मापी शक्ति का उपयोग मतलब ना, बिना मतलब जैसे एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में लगा रहता है और बिना हम यूज किए ही भी उसकी बिलिंग आती है, तो वो इस कारण से आती है, क्रिपिंग एरर के कारण आती है, धीरे धीरे चलता है, और मंद विरूपण त्रुटि कहलाती है ये। कभी कभी मीटर लोड रहित स्थिति में भी धीमा रहता है, जबकि इस स्थिति में उसकी केवल संट कुंडली ही उत्तेजित होती है। इस त्रुटि को क्रीपिंग त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिए चकती जो बनी रहती है उसको हम स्पेंडल के दोनों ओर 180 पर दो छेद बनाते हैं। ठीक है, कितने, दो छेद इसमें कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता की गणना की जानी चाहिए, तो किस मापन द्वारा की जानी चाहिए, द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी कैलकुलेट बाय मेजरिंग, तो हमारे पास ये रहेगा लॉसेस के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता की गणना उसमें होने वाले लॉस को मेजर करके की जा सकती है, आउटपुट बटे इनपुट रहेगा हमारे पास। ठीक है, इनपुट माइनस माइनस लॉसेस बटे इनपुट गुणित 10 की का सॉरी गुणित 100 रहेगा। यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन खालिस्तान से प्रारंभ करना चाहिए, खालिस्तान से हमें प्रारंभ करना चाहिए। मापी यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन खालिस्तान से प्रारंभ करना चाहिए, तो हमें कैसे उच्च मान से उसको प्रारंभ करना चाहिए अगर हमें पता नहीं रही तो वैल्यू। यदि नापे जाने वाली धारा के मान के अनुमान ना हो तो मापन उच्च मान से सीमा से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मापन के समय उच्च मान की राशि जैसे वोल्टेज धारा इत्यादि के कारण कोई क्षति ना हो, अन्यथा मापन यंत्र के जलने का भय और वो आसपास उपस्थित व्यक्तियों का शौक लगने का भी लग सकता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये हमें देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, तो रेशियो एरर हमें देखना है
तो उत्तेजक धारा है ये। कैसी है? उत्तेजक धारा। धारा परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अनुपात त्रुटि उत्तेजक धारा के कारण होते। कैसी अनुपात त्रुटि रहेगी? उत्तेजक धारा के कारण। अनुपात त्रुटि बराबर में रहे संबंधित अनुपात माइनस वास्तविक अनुपात बटे में वास्तविक अनुपात गुणित ये रहेगा। धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को उस लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा इस उपयंत्र से ज्ञात करनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क प्रतिरोधों के कारण त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए विद्युत मापन कार्य में प्रयुक्त न्यून प्रतिरोधों में लगाए जाते हैं। न्यून प्रतिरोधों में लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा 4 टर्मिनल। ठीक है, कितने? 4 टर्मिनल रहेगा हमारे पास। चालक तार तथा संपर्क प्रतिरोधों के कारण त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए विद्युत मापन कार्य में प्रयुक्त न्यून प्रतिरोध के साथ 4 टर्मिनल लगाए जाते हैं। पोटेंशियोमीटर द्वारा पर्यावृत्तता का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर के लिए आवश्यक है कि इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। यथार्थता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को कैसे होना चाहिए? तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए? स्लाइड तार का ए। तो ये हमारे पास जितना संभव हो सके उतना लंबा होना चाहिए। कैसा? जितना हो सके उतना। परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को जितना संभव हो सके उतना लंबा रखना चाहिए। पोटेंशियोमीटर द्वारा वोल्टता का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर के लिए आवश्यक है कि इसका प्रतिरोध अति उच्च हो और लीड की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखने पर प्रतिरोध का मान अधिक होगा। इससे इसकी यथार्थता बढ़ेगी। कैसी? इसकी यथार्थता बढ़ जाएगी। किसी उपकरण में टार्क टू वेट रेशियो क्या करेगा? किसको बताएगा? तो सेंसिटिविटी को बताएगा। ये किसको? टार्क टू वेट रेशियो सेंसिटिविटी को बताता है। अब हमारे पास ये दिया है 0 से 10 एम्पियर धारामापी और निश्चित यथार्थ पूर्ण स्केल पर विक्षेप 1% से एंड इतना मेजरिंग है पाठ्यांक। तो ये हमारे पास कितना रहेगा? 10 इंटू 1/2 ये रहेगा। ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। लिमिटिंग एरर हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, इंस्ट्रूमेंट हैविंग डैश आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट के लिए यंत्र का निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? निम्न में से। तो ये हमारे पास लो सेंसिटिविटी, निम्न स्वीग्राह्यता रहते हैं। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट के लिए यंत्र का निम्न स्वीग्राह्यता उत्तरदायी होता है, यानी कि निम्न सेंसिटिविटी रहेगी तो लोडिंग इफेक्ट रहेगा। ठीक है, किसी माप यंत्र द्वारा नापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से माप यंत्र में डायल पर जो विक्षेप प्राप्त होता है वह उस मापयंत्र की स्वीग्राह्यता कहलाती है। यदि कम विक्षेप प्राप्त होता है तो मापयंत्र अधिक सुग्राही कहलाता है। निम्न सुग्राही मापयंत्र को स्थायी अथवा सुदृष्ट मापयंत्र भी कहते हैं हम। नेक्स्ट है, एक एमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होगी यदि उसकी कुंडली 3 एम्पियर धारा का परिवर्तन 6 mm विक्षेप डिफ्लेक्शन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे पास हो सकता है। इसमें कितना रहेगा? इसमें 6 बाई कितना है? 3। तो ये हमारे पास रहेगा 2 एम्पियर mm पर एम्पियर रहेगा। कितना? 2 mm पर एम्पियर रहेगा इसकी। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट को भी। ठीक है, निम्न दिए हुए कथनों में गलत कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा गलत है उसे हमें देखना है। तो हमारे पास क्या रहे? सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा डिफ्लेक्शन फैक्टर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ये। ठीक, विच इंस्ट्रूमेंट इज द चीपेस्ट डिजायर क्या है? एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसमें सबसे कौन सा सटीकता को दिखाते हुए कम है? तो ये मूविंग आयरन रहेगा। ठीक है,
मूविंग आयरन उपकरण सटीकता को अनदेखी करते हुए देखते हुए सस्ता होता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के राशियों को मापने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम। और बिना किसी गंभीर त्रुटि के 50 हर्ट्ज से 125 25 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज तक धारा वोल्टता का मापन त्रुटि सटीकता से किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्य यथार्थ व सस्ते उपकरण के साथ किया जाता है। ठीक है। एरर विच में बी वेरिएबल both in magnitude and nature, positive and negative are classified as error। तो ये हमारे पास रहेगा परिमाण तथा प्रकृति, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में होने वाली त्रुटि जो परिवर्तित होती है को कौन सी त्रुटि है। तो ये हमारे पास रहेगा रैंडम एरर है। रैंडम त्रुटि परिमाण एवं प्रकृति अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक त्रुटियों में परिवर्तित होती है। इस प्रकार की त्रुटि रैंडम त्रुटि होती है जिनका आकलन अनिश्चित होता है। प्रणाली के पैरामीटर्स के रैंडम वेरिएशन से जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वह रैंडम त्रुटि कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मापन उपयंत्र विद्युत राशि का तात्क्षणिक मान किसी समय में प्रदर्शित रहता है। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, वे वाला इंडिकेटिंग जो मान रहेगा वो रहेगा। ठीक है। कौन सा रहेगा, विद्युत राशि के मापन में संकेतन इंडिकेटिंग मापन उपकरण द्वारा विद्युत राशि का आरएमएस मान ही पढ़ा जाता है तथा घरों में लगे ऊर्जा मीटर यह समाकलन प्रकार का मापन यंत्र है जो विद्युत वोल्टता तथा धारा का गण गुणनफल का परिणाम को यूनिट में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 200 वोल्ट के वोल्टमीटर का स्वीकृत यथार्थ पूर्ण स्केल रीडिंग 1% एंड यंत्र द्वारा मापी गई वोल्टेज है इतने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 1 बट्टे में 15 इंटू 0 से 0 5 से 2 बार में इसको काटेंगे तो ये 400 आएगा। तो ये हमारे पास 4% में आ जाएगी। ठीक है। किसमें 4% में आएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये भी 200 वोल्ट पीएमएमसी वोल्टमीटर का पूर्ण स्केल वैल्यू इतनी है। यथार्थ होने के लिए निर्धारित लिमिटिंग त्रुटि क्या होगा जब यंत्र इतना मेजर करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, देखो कितनी है टोटल, जैसे कि एक में ये हमारे पास है 200 गुणित 2/100। एरर ही पूछा है 20 से 2, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको एरर रीडिंग। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके द्वारा हमने निकाला भी। और ये क्वेश्चन भी सेम की सेम है, इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये वाला भी सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। ये देखो यहाँ तक मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया। ये वाला इससे ये वाला मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार आप देख सकते हैं इसको। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। और जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। जैसे कि लाइनमैन की कर रहे हो, लाइनमैन की, आईटीआई वाले, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट से है, वो बहुत सारी वैकेंसी आती है, डिप्लोमा बेस पे आती है बहुत सारी। जिसकी भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जिसका भी आप बता रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी संबंधित इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उससे रिलेटेड हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जल्दी उसका वीडियो दे सके, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। और उसको स्पेशली भी हम उसका वीडियो बना के, छोटा वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अवश्य आप पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चाहो तो। ये मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आपकी इच्छा है तो। ठीक है। अगर पढ़ाने में कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ हम गलत पढ़ा रहे हैं तो उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप हमारा मोटिवेशनल के रूप में है तो आप अवश्य हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। और जो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एंड देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है।
कितना है उपकरण और उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनके बारे में हम उपयंत्र और जो भी सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे इसका मैंने बना के रख लिया है, आपको कंटिन्यू में इसका। और कोशिश करेंगे हम कल शनिवार संडे जो भी हमारे पास जितना टाइम मिल जाएगा, हम अधिक से अधिक लंबा आपको टाइम देने की कोशिश करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।